हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का क्या रिलेशन है वो भी हमने सीखा था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। Resistance of a conductor depends on the following factors. Number one, length of the conductor. So, resistance of a conductor is directly proportional to its length. That means अगर कंडक्टर की लेंथ हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और लेंथ को हाफ कर देंगे या लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। तो इस फैक्ट को हम मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ घटा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया, क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया, क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कैसे अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को? तो यहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? थिकनेस ऑफ द वायर या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम मोटा वायर लेंगे तो मतलब उसकी थिकनेस बढ़ गई है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हम पतला वायर लेते हैं तो रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा। तो मोटा वायर है क्या? तो इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत सारे थिन वायर्स एक साथ पैरेलल में ज्वाइन करके एक मोटा वायर बनाया गया, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में ज्वाइन किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है हर रेजिस्टेंस का सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ज्वाइन। लेकिन जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से मतलब कम हो जाता है। बस आप इसको इस तरह समझिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, दैट मीन्स वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, दैट मीन्स वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे प्योर मेटल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, और एलॉयज हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे आप कॉपर ले लो और एक नाइक्रोम वायर ले लो, नाइक्रोम एलॉय ले लो, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालता है। तो ये बाय द एक्सपेरिमेंट देखा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस, और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। जो फर्स्ट वाला फैक्टर और सेकेंड वाला फैक्टर, इससे हमें ये 2 चीजें मिली। तो इनको अगर हम इस तरह से लिखें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1, and R is inversely proportional to area of cross section, ये equation number 2 हो गया। So combining these 2 equations we can write R is proportional to L upon A। ऐसा लिख सकते हैं हम। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट हमें डालना पड़ता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के इक्वलिटी का साइन आ जाता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो ये रो जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, RHO रो। तो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो इज कांस्टेंट। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। ओम मीटर। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कैसे आई? अब इस इक्वेशन को आप देखो, इस इक्वेशन को देखिए तो इससे हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, रो L इक्वल टू RA, या नेक्स्ट स्टेप में रो इक्वल टू RA अपॉन A।
अच्छा, ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट का स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर इंटू मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर का ये मीटर से कट गया, दैट मीन्स आर इंटू मीटर आ गया। आर मीन्स ओम, आर है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, तो इसलिए ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, इस तरह से आया ओम मीटर। तो इसको याद रखना, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम एंड रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर, एंड दिस रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सो मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। इनका रेंज होता है रेजिस्टिविटी का 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये है मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी। वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स और एलॉयज की। मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी लो होती है, इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इंसुलेटर्स लाइक ग्लास एंड रबर हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी। इनका रेजिस्टिविटी का रेंज होता है, रबर एंड ग्लास, इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। तो ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इनमें नहीं हो पाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स एंड एलॉयज, उनकी रेजिस्टिविटी लो होती, मतलब रेजिस्टिविटी लो होगी तो उसमें करंट का फ्लो इजीली होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो करंट का फ्लो इजीली नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी क्या है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों से अफेक्टेड होता है। मेटल्स और एलॉयज में भी एलॉयज की रेजिस्टिविटी हायर होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जिन मेटल्स से मिलकर के एलॉय बना है, उन मेटल्स के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर। So alloys do not oxidize readily at high temperatures। तो इसीलिए alloys का यूज हम करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, लाइक टोस्टर, आयरन, इन सब में alloys का ही यूज होता है। टंगस्टन यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है, आप सभी जानते हैं। तो आपकी बुक में इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की टेबल दी हुई है, कुछ मटेरियल्स की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी दी है, तो आपको रेजिस्टिविटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा रेजिस्टिविटी, उसी को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। एक 6 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, उसको फोल्ड करके डबल अप कर दिया गया है। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अब जो डबल होने के बाद वायर है, उसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज L, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज रो। देन ये तो अभी हमने सीखा है, ये फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन A, बट क्वेश्चन में दिया हुआ इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो R की जगह पे हम 6 रख देंगे, 6 इक्वल टू रो L अपॉन A, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है कि वायर को डबल अप किया गया है। तो व्हेन दिस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, किसी वायर को, लंबे वायर को अगर फोल्ड करके हम डबल करते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ तो कम हो जाती है, आधी हो जाती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है, मोटा हो जाता है वो। तो वही इसमें किया गया है, व्हेन दिस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग देन इट्स लेंथ विल बिकम हाफ, दैट मीन्स L/2, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बिकम डबल, दैट मीन्स 2A। तो अब हमारा ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो, और लेंथ कितना हो गया है, L/2 हो गया है, L/2। तो लेंथ हो गया इसका L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया है। तो अब यहीं पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A लिख लेते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो L/4A। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो देखो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे मतलब R/6 ऐसा हो जाएगा। 2 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से डिवाइड होगा, तो ऐसा बन जाएगा R/6, और यहाँ पे रो L/4A। अब इसको हम नीचे इसके अपॉन में करेंगे, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होके ये नंबर उल्टी हो जाएगी, तो A/रो L ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रो से रो कैंसिल आउट हुआ, L से L कैंसिल आउट हुआ, A से A कैंसिल आउट हुआ,
तो आगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा, r/6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r इक्वल टू 6, दैट मीन्स 4 अपॉन में आ जाएगा, r इक्वल टू 6/4। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब क्या होता है, r इक्वल टू 1.5, तो 1.5 ओम आ गया। r की वैल्यू, जो न्यू रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू 1.5 ओम आ गई। तो जो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस था 6 ओम था, और जो नया रेजिस्टेंस है 1.5 ओम आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर, और करंट 4 एम्पीयर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए 120 वोल्ट तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट एंड करंट गिवन है 4 एम्पीयर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो हमारे पास V है और I है, तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई, दैट मीन्स R इक्वल टू V हमारा है 60 और I है 4, तो कितना हो गया 15। तो R हमारे पास आ गया 15 ओम। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट इंक्रीज होगा तो कितनी करंट ड्रॉ करेगा। तो करंट हमसे पूछा जा रहा है। हाँ, तो करंट निकालने के लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस ये है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम करंट निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू आई आर होता है, दैट मीन्स करंट I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। तो I इक्वल टू, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 एंड रेजिस्टेंस हमारा 15 हमने निकाला हुआ है, तो 15 8 जा 120, तो I हमारा आ गया 8 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो नाउ हीटर विल ड्रॉ 8 एम्पियर करंट फ्रॉम द सोर्स। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, जो क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, तो आगे आने वाले वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करवाऊंगी और आगे के टॉपिक्स भी कवर करूंगी। लेकिन आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।